करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भारत की स्वदेशी विमानन महत्वाकांक्षाएं सारस MK2 की आगामी परीक्षण उड़ान के साथ बढ़ रही है, जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं CSRNL द्वारा डिजाइन किया गया एक उन्नत नागरिक विमान है। दिसंबर 2027 के लिए निर्धारित इस मील के पत्थर की घोषणा CSRNL के निदेशक अभय पशिलकर ने द हिंदू के साथ एक साक्षात्कार में की। सारस MK2 14 सीटर सारस प्रोटोटाइप का एक नया संस्करण है, जो पहली बार 2004 में उड़ान भरी थी, जिसका उद्देश्य कठोर उड़ान परीक्षण के माध्यम से हवाई योग्यता प्रमाणन हासिल करना है। भारतीय वायुसेना IF ने अपने बेड़े के लिए कम से कम 15 इकाइयां हासिल करने में रुचि व्यक्त की है। सारस कार्यक्रम को 2009 में एक महत्वपूर्ण झटका लगा, जब एक प्रोटोटाइप परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। MK2 संस्करण में महत्वपूर्ण उन्नयन शामिल है, जिसमें बेहतर वायुगतिकी के लिए पुनः डिजाइन किए गए पंख और प्रदर्शन और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पुनः-स्थानित इंजन शामिल है। ये संशोधन पहले के प्रोटोटाइप से सीखे गए सबक को संबोधित करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि विमान विश्वसनीयता और दक्षता के लिए आधुनिक मानकों को पूरा करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल भारत का प्रमुख रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर जैसे विमान बनाने में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए विनिर्माण प्रयासों का नेतृत्व करेगा। प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए CSRNL ने 2 सारस MK2 प्रोटोटाइप बनाने की योजना बनाई है, जो पहली उड़ान से पहले टैक्सी ट्रायल ग्राउंड आधारित रन सहित व्यापक परीक्षण से गुजरेंगे। पशिलकर ने कहा कि विकास के बाद पहली उड़ान हासिल करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा, जिसमें कई सफल परीक्षणों के बाद प्रमाणन होगा। सारस MK2 का एवियोनिक सूट, जो इसके कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है, एक विशेष आपूर्तिकर्ता जेनेसिस से प्राप्त किया जाएगा। हालांकि CSIRNL ने कई ऑनबोर्ड सिस्टम को पावर देने के लिए एक इन-हाउस कंप्यूटर विकसित किया है, जो एरोस्पेस तकनीक में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। ये स्वदेशी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत पहल को रेखांकित करता है, जो कोर सिस्टम के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करता है। एक बहुमुखी बहुभूमिका वाले विमान के रूप में डिजाइन किया गया सारस MK2 क्षेत्रीय संपर्क के लिए तैयार किया गया है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में छोटे रनवे से संचालन करने में सक्षम है, जो नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोगों के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है। भारतीय वायुसेना के लिए ये विमान कर्मियों, कार्गो या चिकित्सा निकासी के लिए एक हल्के परिवहन के रूप में काम कर सकता है, जो C295 जैसे बड़े प्लेटफार्मों का पूरक है। इसका 19 सीटर विन्यास मूल 14 सीटों से अपग्रेड किया गया ईंधन दक्षता बनाए रखते हुए बढ़ी हुई क्षमता प्रदान करता है, जो इसे पूर्वोत्तर से लेकर द्वीप क्षेत्रों तक भारत के विविध इलाकों के लिए आदर्श बनाता है। अपनी हवाई लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने और विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना IF कथित तौर पर अपने 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों के बेड़े में वर्तमान में पुरानी हो चुकी MICA इंफ्रारेड IR और रेडियो फ्रीक्वेंसी RF हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बना रही है। इसके बजाय भारतीय वायुसेना का लक्ष्य स्थानीय रूप से विकसित एस्ट्रा MK1 और MK बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों BVRM को एकीकृत करना है, जिन्हें रेंज, प्रदर्शन और लागत प्रभावशीलता के मामले में MICA वेरिएंट से बेहतर माना जाता है। 2016 के सौदे में फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से हासिल किए गए राफेल जेट उनके प्राथमिक BVRM के रूप में MICA IR और RF मिसाइलों से लैस है। चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों द्वारा PL-15 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली जैसी मिसाइलों से लैस उन्नत लड़ाकू विमानों को तैनात करने तथा पाकिस्तान द्वारा भी संभावित रूप से इसी प्रकार के लंबी दूरी के हथियार हासिल करने के मद्देनजर भारतीय वायुसेना ने BVRM की आवश्यकता को पहचाना है, जो अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों पर निशाना साध सके तथा बेहतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिवाद ECCM क्षमताएं प्रदान कर सके।
माइका IR और RF मिसाइलें। हालांकि अपने दोहरे सीकर विकल्पों, नजदीकी दूरी के लिए इंफ्रारेड और दृश्य सीमा से परे मुठभेड़ों के लिए रडार निर्देशित के साथ बहुमुखी है, लेकिन उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक सीमा और तकनीकी बढ़त की कमी है। इसके अलावा विदेशी मिसाइल प्रणालियों के रखरखाव और उन्नयन की उच्च लागत ने IAF को ऐसे विकल्पों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है जो लागत के एक अंश पर तुलनीय या बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे भारत के स्वदेशी एस्ट्रा मिसाइल परिवार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित हो रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा निर्मित ब्राह्मस की एस्ट्रा श्रृंखला भारत की हवाई युद्ध क्षमताओं के लिए एक गेम चेंजर के रूप में उभरी है। एस्ट्रा MK1, जो पहले से ही Su-30 MKI और LCA तेजस जैसे प्लेटफार्मों पर IAF के साथ परिचालन सेवा में है, इसमें उच्च प्रदर्शन वाला सक्रिय रडार सीकर, धुआं रहित प्रणोदन और उन्नत ECCM क्षमताएं हैं, जो इसे आधुनिक लड़ाकू विमानों और ड्रोन के खिलाफ एक दुर्जेय हथियार बनाती है। राफेल बेड़े में मिसाइल के एकीकरण को पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है, जिसमें डसॉल्ट एविएशन को एस्ट्रा MK1 को समायोजित करने के लिए विमान के फायर कंट्रोल सिस्टम और सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने का काम सौंपा गया है। MK1 की सफलता के आधार पर एस्ट्रा MK का विकास किया जा रहा है और ये 130 से 160 किलोमीटर की अनुमानित रेंज के साथ और भी बेहतर प्रदर्शन का वादा करता है, जो इसे AIM, 120D MRM और PL-15E जैसे उन्नत BVRM के समान श्रेणी में रखता है। एम के वेरिएंट में बेहतर एंडगेम प्रदर्शन, बेहतर सीकर संवेदनशीलता और बेहतर गतिशीलता के लिए डुअल पल्स रॉकेट मोटर तकनीक शामिल है, जो इसे विस्तारित दूरी पर फुर्तीले लक्ष्यों को शामिल करने के लिए उपयुक्त बनाता है। स्रोतों से संकेत मिलता है कि भारतीय वायुसेना एस्ट्रा MKL को राफेल बेड़े में एकीकृत करने की इच्छुक है। जब यह 2026 से 2027 तक अपने विकास और परीक्षण चरणों को पूरा कर ले, कंपनी भारत और अन्य राफेल ऑपरेटरों को अपग्रेड विकल्प के रूप में माइका-NG की पेशकश करने की योजना बना रही है। हालांकि IAF के भीतर के सूत्रों का सुझाव है कि इस प्रस्ताव के लिए बहुत कम उत्साह है, मुख्य रूप से माइका-NG की अत्यधिक लागत के कारण। IAF का मानना है कि एस्ट्रा MKI काफी कम कीमत पर तुलनीय रेंज और क्षमताएं प्रदान करेगा, जिससे ये अपने लड़ाकू बेड़े में बड़े पैमाने पर शामिल करने के लिए अधिक व्यवहार्य विकल्प बन जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया डिफेंस स्कोप 1 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।